तो हेलो, क्या हाल चाल है भाई साहब। चालू करते हैं अपनी नई वीडियो। अब तक के देखो 3 वीडियो पढ़ चुकी हैं, पोस्ट हो गई है, और तीनों में मैंने क्या करा है, वही आईआईटीज़ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे सीबीएसई में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस में निपटाया। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस लिए हैं, टॉप 10 करके सारे क्वेश्चन निपटाए। अब ये अगले वीडियो की अगले चैप्टर की बारी है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक के बारे में कुछ सीन होने वाला है। अब इसमें देखो, तुम्हें बेसिक्स पता होना चाहिए, तुम्हें फॉर्मूले पता होना चाहिए, तुमने एक बार पढ़ा हो चैप्टर। उसके बाद आना, अगर तुम्हें हायर लेवल की तैयारी करनी है। अब तक तुम अगर बेसिक्स लगा चुके हो, एनसीईआरटी लगा चुके हो और बाकी सब काम हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर आना। ठीक है, तो अब देखते हैं, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस के लेवल हाई होंगे, लेकिन तुम्हारा भाई ऐसे समझाएगा, लगेगा बिल्कुल हिलुआ टाइप के क्वेश्चन थे, कतई आसान। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर में मत जाना, तुम बात में समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला अपना, द वायर लूप, एक वायर का लूप है जो कि है PQR SP। ठीक है, फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ अ टू सेमी सर्कुलर रिंग wire of the radius R1 and the R2 carries a current I as shows in the figure. The magnitude of the magnetic induction at a center C. समझना मेरा भाई बात क्या है। ये IIT 1983 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चाहे तुम नीट की तैयारी करो, चाहे सीबीएसई के पेपर दे रहे हो, आईसीएसई का पेपर दे रहे हो, चाहे जेईई मेंस, चाहे एडवांस कोई भी दे रहे हो, तुम्हारे लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेथड समझना। अगर क्वेश्चन सेम नहीं आया तो ऑलमोस्ट, लेकिन क्वेश्चन का ये तरीका सेम आएगा। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन भी आपका सेम आए, बिल्कुल सेम कॉपी डिट्टो। ठीक है, इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे एग्जाम के बाद। तो देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, सीन में नीचे जो तुम्हारे पास सर्किट बना पड़ा है, एक तार था, तार को ऐसे करके ऐसे लेकर आया बंदा, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे, समझ लो तार है, खाली तार का लूप बना रखा है और 2 सर्कल बने हैं और बीच में 2 तार लगे। ठीक है, इसके सेंटर पे तुमसे पूछ रहा है, सी वाले पॉइंट पे तुमसे पूछा है कि इसका मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताना है। मैग्नेटिक इंडक्शन दरअसल मैग्नेटिक फील्ड को ही कहते हैं। ठीक है, ये नाम कंफ्यूज करके तुम्हें कंफ्यूजियाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम लोग कंफ्यूजियाओगे नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, और कहाँ पर पूछा है, उसके सेंटर पे। ठीक है, बात को समझना मेरा भाई। तो देखो, इसके सेंटर पे निकालने से पहले तुम्हें एक बेसिक सी बात पता होगी कि कभी भी एक अगर तार होता है, देखो एक तार है, उस तार के अगर ये तार की जो लेंथ है वो L है। ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, सही है। इसी लाइन पर तार के अलोंग अगर किसी पॉइंट पर अगर तुमसे कोई पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी है, तो ये हमेशा जीरो होती है। ठीक है, चाहे तार के इधर हो चाहे तार के इधर हो, यानी कि तार के अगर अलोंग की बात कर रहा है, इसके साथ में बात कर रहा है, ठीक है, इसी के एक्सिस पे बात कर रहा है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। बहुत सही। ठीक है, अगली बात, एक फॉर्मूला तुम्हें बताना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का, कि कभी भी अगर एक गोल सर्कुलर लूप बना होता है, सर्कुलर लूप का मतलब क्या है कि तार को तुमने गोल घुमा के एक सर्कल बना दिया। ठीक है, यानी कि मान लो कि ऐसे करके एक सर्कल बना हुआ है, इसके सेंटर पे सर्कल देख लो कितना तगड़ा बना है, वैसे समझ लो भाई। तो सेंटर पे तुमसे, यानी कि सी वाले पॉइंट पे तुमसे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, तो उसका फॉर्मूला होता है दरअसल में म्यू नॉट I/2R। आर क्या होती है, आर होती है इसकी रेडियस। ठीक है, अगली बात एक और समझना, अगर ये सर्कल है पूरा का पूरा, तब तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ये सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ मतलब कि मान लो सर्कल की एक आर्क ही दे रखी है तुम्हें, ठीक है, और इस जगह पे तुझसे पूछा है, और यहाँ पे तार जा रहा है, ये ए से बी तक का करंट जा रहा है, और बाकी की ये जो बनाया मैंने, ये खाली मैंने बताया रेडियस के लिए, ये रेडियस आर, बीच में एंगल थीटा बना पड़ा है। अगर तुम्हें इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे पता करनी है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं थीटा बटे में 360, में सबके लिए वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो थीटा का मतलब क्या है, एंगल यानी कि उनकी जो 2 रेडियस, जिसके बीच में तुम 2 पॉइंट है, उसके अबाउट रेडियस ले लो, उसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। ठीक है, ये तुम्हें थ्योरी हल्की सी पता होना चाहिए थे, लेकिन तुम्हें नहीं पता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई बताएगा ना। तो देखते हैं। तो डायग्राम में देखो बात क्या है। डायग्राम में तुम अपनी आंखें बड़ी करके बंटा जैसी करो एक बार, और चेक करो कि ये जो Q से लेके P तक की लाइन जो है, Q से P तक की जो लाइन है, ये वाला, ये जो तार है, इसमें करंट इधर जा रहा है, और इसी की एक्सेस वाले पॉइंट पे सेंटर C है ना, तो यानी कि PQ वाले तार की वजह से, PQ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं बनेगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, सेम जो SR वाला तार है, SR वाला तार, उसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसके लिए भी तो C वाला पॉइंट जो है वो सेंट्रल है ना, यानी कि SR वाले तार से भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, P बराबर में जीरो। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब किसके वजह से बनेगी, अगर इन दोनों की वजह से नहीं बनी, तो बाकी की जो 2 पार्ट सर्कुलर पार्ट बचे, उनकी वजह से बनेगी। एक सर्कुलर पार्ट बड़ा वाला है और एक सर्कुलर पार्ट छोटा वाला है। ठीक है, इन दोनों की वजह से सेंटर पे बता रहे हैं। ठीक है, ये जो रेडियस है इसकी, इसको R1 कह देते हैं, और जो बड़ी वाली रेडियस है उसे हम लोग R2 कह देते हैं। पहले छोटे वाले सर्कल का नाम समझोगे, छोटे वाले सर्कल RQ जो आ रहा है, RQ। ठीक है, छोटे वाला सर्कल यानी कि स्मॉल सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, स्मॉल सर्कल। ठीक है, तो तार ऐसे करके जा रहा है, इसमें करंट कैसे है, करंट ऐसे करके ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, B=μ0I। करंट तो देखो दोनों में सेम जा रहा है, क्योंकि सेम लूप जा रहा है, तो उसी में से करंट सेम है। ठीक है, डिवाइड में क्या लिखता है 2, और नीचे लिखता है R1। ठीक है, सही है। और एक चीज और करनी थी, क्या करना था, थीटा बटे में 360। थीटा बताओ क्या होगा,
ये जो बना हुआ है इसके सेंटर में ये रेडियस बनेगी, एक रेडियस ये बनेगी, ठीक है। ये जो पूरा एंगल बन रहा है कितना आ रहा है 180 डिग्री, तो ऊपर आ जाएगा 180 और नीचे कितना हो जाएगा 360। 180 कम 180 और 2 पे कट जाएगा 360, ठीक है। बहुत बढ़िया, यानी कि यहाँ पर आंसर आने वाला है 1/2। 1/2 कर देंगे मल्टीप्लाइंग में 1/2, यानी कि तुम कह सकते हो कि जो बी बन रहा है इसे B1 कह देते हैं, पहले वाली की वजह से 1 कहते हैं, ऊपर वाली की वजह से 2 कह देंगे, ठीक है। तो जो B1 बन रहा है वो तुम्हारा बनने वाला है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में 4 टाइम्स ऑफ R1। सेम इसी तरीके से सेकेंड वाले की वजह से जो बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में 4 टाइम्स ऑफ R2। बस रेडियस चेंज हो जाएगी, बाकी बात तो वही सेम है ना, वही सर्कल है, यानी कि उसमें वही करेंगे म्यू नॉट आई डिवाइड बाई में 2R की जगह पे R2 आएगा क्योंकि बड़े वाले की रेडियस R2 है, ठीक है। और अगली चीज़ क्या है कि थीटा बटे में 360 में इसमें भी 180 आएगा क्योंकि सेम ही सर्कल है, ठीक है। तो इसमें भी सेम हो जाएगा थीटा बटे में 360, यानी कि 1/2 यानी कि 1/4 नीचे करेंगे, ठीक है। सही 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 सही। इसके आगे देखते हैं बात क्या है। बात यह है सेंटर के ऊपर, यानी कि देखो ऐसे था, उसके सेंटर के ऊपर, ये सेंटर को मैं अलग से बना रहा हूँ, ठीक है। इस सेंटर के ऊपर तुमसे जो मैग्नेटिक फील्ड पूछिए, 2 मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, ठीक है। अब दोनों समझते क्या है कि एक की वैल्यू ये है और अगले वाले की वैल्यू ये, ठीक है। अब तुम्हें देखना पड़ेगी डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे देखेंगे, देखो एक में तार में करंट ऐसे जा रहा है और बड़े वाले में तार में करंट ऐसे जा रहा है। तुम्हें क्या करना होता है, सीधे वाले हाथ को लेना होता है, अपने सीधे वाले हाथ में अपनी जो हाथ है, हाथ को ऐसे घुमाना है जैसे करंट घूम रहा है। करंट ऐसे घूम रहा है, तुम भी हाथ को ऐसे घुमा दो, समझो जैसे करंट घूम रहा है ऐसे, तो तुम भी अपने हाथ को ऐसे घुमा दो ऐसे। तो अंगूठा कहाँ पर आ रहा है, अंगूठा बाहर आ रहा है बोर्ड से, जैसे तुम्हारे हिसाब से बोर्ड से बाहर आ रहा होगा, है ना। तुम लोग करके देखो अपने आप ही, कैसे करके हाथ लेकर जाओगे, तो ऐसे हाथ लेकर जाओगे, उंगलियों की तरफ घुमाओगे तो अंगूठा बाहर आएगा। बाहर का मतलब क्या होता है, बाहर का मतलब होता है के कैप, ठीक है, क्योंकि ये जेड एक्सिस होता है ना, तो बाहर की तरफ जो आता है उसका नाम होता है के कैप। और ये किसकी वजह से, छोटे वाले की वजह से, जैसे हमने उनमें B1 कहा था, ठीक है। सेम जो बड़ा वाला है, बड़े वाले की वजह से करंट ऐसे हो जाएगा, उसका जब अंगूठा कहाँ पर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो इसका अंदर की तरफ चला जाएगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस का के कैप, ठीक है। इसका ना क्या नाम था, B2, सही है। अगर तुम्हें सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, दोनों के दोनों अपोजिट है, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, हम लोग पॉजिटिव में से निगेटिव को घटाते हैं, बेसिकली सी बात है ना। B1 माइनस का B2 कर देते हैं, यानी कि टोटल आ जाएगी, और बाद में क्या लगा देंगे, के क्या बाहर की तरफ, ठीक है। B1 की वैल्यू कितनी थी, B1 की वैल्यू थी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई में 4R, क्योंकि 1 वाला था तो रेडियस 1 थी, ठीक है, माइनस का म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में 4 टाइम्स ऑफ R2। इसके बाद क्या है कि दोनों में से जो कुछ कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल दो। देखो मैथ्स के अंदर और फिजिक्स के अंदर एक चीज़ करनी होती है, कभी भी जीरो बनेगा कॉमन बनेगा तुरंत बना दो, काम आसान हो जाता है, ठीक है। अंदर क्या बचा है यहाँ पर 1/R1 और माइनस का यहाँ पर 1/R। बहुत बढ़िया मेरा भाई, सही है। और बाद में क्या लगा दोगे तुम लोग, के कैप, अगर डायरेक्शन में आंसर दे रखा होगा। आंसर देखें कैसे दिया है, ये के कैप लगा नहीं है लेकिन है का के कैप, ठीक है। आंसर क्या है, म्यू नॉट अपॉन, ये देखो 2 वाली तो गलती है पहली बार, ये हो जाएगा 4 वाला और ये वाला माइनस जिसमें आ रहा है, ठीक है। बहुत सही बहुत सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ज़्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान है क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, ठीक है। खाली लॉजिकल थिंकिंग होती है कि न्यूमेरिकल सामने आता है तो डर लगता है कि भाई साहब क्वेश्चन टफ आ गया, ठीक है। पहली चीज़ यही डर होता है लोगों के बीच में। बच्चे जैसे फिजिक्स का पेपर आता है सबसे पहले डरते हैं न्यूमेरिकल देख के कि इतना टफ पेपर आया था, बाहर निकल के डिस्कशन करते हैं पेपर टफ था, ये था वो था। पेपर टफ तुम्हारे माइंड में बनता है, समझ में आ रहा है। अगर तुम क्वेश्चन को अप्रोच करने को पहले तुम्हारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि फॉर्मुलेज क्या होते हैं, सारे फॉर्मूले तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है, बस तुम्हें जाकर सिर्फ वो अप्रोच लगाना है जो तुम्हें नॉलेज है, ठीक है। और शुरू कर दो मेरा भाई शुरू करो तो लास्ट में कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही, ठीक है। और अगर नहीं भी करोगे तो बोर्ड में अगर तुम लोगों को तो कुछ मार्किंग तो नंबर मिलते ही हैं। बाकी बाकी अगर तुम तैयारी करो जेई नीट वगैरह की, तो तुम्हारे लिए सब करना समझ लो कि लॉजिकली तुम्हें बस चालू कर देना है और तुम्हें अपना बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करते हैं धीरे धीरे करके, लेवल पहले बेसिक क्वेश्चन, फिर बाद में धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये ITs का क्वेश्चन निकाल लो, मैं नीट वालों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है इट्स न्यूक्लियस, अपने न्यूक्लियस के अराउंड। देखो न्यूक्लियस ये रहा, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, गोल गोल घूम रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। क्वेश्चन में जो वेलोसिटी है वो तुम्हें दे रखी है कि जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू द 6.76 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन द ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस, तुम्हें रेडियस भी पता है कि जो ऑर्बिट है इसकी रेडियस भी तुम्हें पता है, इसकी रेडियस जो है वो है 0.52 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन का मीनिंग पता है ना, 10⁻⁻10 होता है, ठीक है। आगे क्या रहता है, न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एटम। देखो इसके मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे तुम्हें पता करनी है। अब एक बात समझो, क्या जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है तो इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से करंट बनता है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है
तो करंट उसकी उल्टी डायरेक्शन में बनेगा, और करंट बनता है कभी भी अगर किसी लूप में, तो करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाता है, अंगूठा बताता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, सही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है, ठीक है। अब तुमसे पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, तो उसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, देखो रेडियस का दरअसल फॉर्मूला होता है, रेडियस बराबर में होता है एमपी बाई क्यूबी। कभी भी एक इलेक्ट्रॉन या किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकते हैं, तो उसमें एक सर्कुलर लूप बनता है, उस सर्कुलर लूप की रेडियस का ये फॉर्मूला था, ठीक है। यहाँ से अगर बी पर निकालोगे तो बी बराबर में क्या आ जाएगा, एम पी डिवाइडेड बाई में क्यू आर के बराबर, ठीक है। सारी वैल्यू रख दो, एम का मतलब मास है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1, ठीक है। अप्रोक्सीमेट करके 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में जो वेलोसिटी है वो तुम्हें कितनी बने, 6.76 इंटू 10 रेज की पावर 6, ठीक है। डिवाइडेड बाई में क्या लिखा है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ये सब पता होगा, देखो बेसिक सी बात है, बिल्कुल क्लास की बिल्कुल बैक बेंचर तो क्लास अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। मतलब कि क्लास का बिल्कुल बेकार बच्चा, उसे भी पता होगा तुम्हें, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब रेडियस है, और रेडियस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है तुम्हारी, 0.52 एंगस्ट्रॉम, 0.52 एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 10, ठीक है। अगली बात समझना क्या है, अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सबसे पहले जो गिनतियां हैं उस सब गिनतियों को एक तरफ कर लो, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं, यानी कि 9 मल्टीप्लाई में 6.76 डिवाइडेड बाई में 1.6 इंटू 10 इंटू 0.52, ये सारे नंबर्स मैंने एक तरफ कर लिया। 10 की पावर समझना गया, माइनस का 31 प्लस का 6, ये दोनों ऊपर थे। नीचे वाले माइनस का 19 को जब ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा प्लस का 19, ठीक है। -10 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 10, सही है। ये 2 जीरो से वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 52 वन जा 52 13 पे कट जाएगा ये, ठीक है। अब क्या बचा, देखो 13 का 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 13 का इस 9 से मल्टीप्लाई कर दो सामने सामने, तो हो जाएगा 117। डिवाइड में क्या बचेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर समझना क्या है, ये हो जाएगा, देखो 6 और 19 हो गया 25, 25 और 10 कितना हो जाएगा, 25 10 35, ठीक है। -31 और प्लस का 35, ठीक है। क्या बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, तो 10 की पावर प्लस का 4। इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो ऊपर एक और जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 4 में एक और जीरो ऐड कर लो। ये 117 को 16 से डिवाइड कर लो, फिर 10 की पावर 5 डिवाइड करके यहाँ से कितना हो जाएगा, 7.3 इंटू 10 रेज की पावर 5 टेस्ला। बस बहुत सही, ठीक है। बस बेसिक्स लगे थे और थोड़ी सी कैलकुलेशन जो मैंने बता दी, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो देखो पेशेंस करना, बन के रहना, ठीक है, समझना आराम से। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, मतलब मौजूद है, इन अ रीजन, एक रीजन यानी कि एक एरिया के अंदर, इज गिवन बाई, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी रीजन के अंदर वो है 0.2, और ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस में 2x ब्रैकेट क्लोज के कैप टेस्ला, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर, एक्स आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है इस बार तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, यानी कि एक्स की वैल्यू चेंज करने पर हर बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती जाएगी। लेकिन देखो एक्स की वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, जैसे कि अभी तुम यहाँ पर खड़े हो एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ है, जैसे तुम आगे बढ़ना शुरू करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आगे जाते जाते कुछ ना कुछ चेंज होती चलेगी, प्लस आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चलेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते बढ़ते मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन ये वाई पे डिपेंड नहीं करता। अगर तुम यहाँ पर हो और तुम आगे नहीं बढ़ रहे लेकिन तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये वाई के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा, वाई एक्सिस से चेंज नहीं हो रही मैग्नेटिक फील्ड, एक्स एक्सिस के हिसाब से चेंज हो रही है, यानी कि एक्स में जाने पे चेंज होगी, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना काम आएगा। आगे देखो क्या है कि एक स्क्वायर है जो कि तुम्हारे डायग्राम में बना हुआ है, जिसके 50 सेंटीमीटर की एज है, 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। करंट कैरिंग, जिसमें जो करंट है वो 0.5 एम्पियर का है। करंट इज प्लेस इन द एक्स वाई एक्सिस, ये जो अपन आपका जो लूप बना हुआ है, ये जो सर्कुलर लूप है, स्क्वायर लूप है, ठीक, वो एक्स वाई एक्सिस के बीच में है, एक्स वाई एक्सिस के बीच के अंदर, ठीक है, सही है। और एंड एज एक्सिस पैरेलल टू द एक्स वाई एक्सिस एज शोज इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द लूप इन, देखो बात क्या है समझना, बात यह है, मैं अपना डायग्राम से समझाता हूँ, तुम्हारी बात समझ में आ जाएगी। देखो ये अच्छा अपना डायग्राम इतना लाइन सी रेडी हुई, ठीक है, ये रहा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये तुम्हारा ऐसे करके लूप बना हुआ है, ठीक है। लूप का नाम कुछ रख लेते हैं, नामकरण करके अच्छा लगता है थोड़ा सा, इसे ए बी सी और डी कह देते हैं। करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और फिर नीचे आ रहा है, फिर घूमता रहेगा, ठीक है। अच्छा ये वाला जो डी वाला पॉइंट है वो एक्स में कब जाके शुरू हुआ है, ये वाई में भी 2 मीटर पे शुरू हुआ है और एक्स में भी 2 मीटर पे शुरू हुआ है, ठीक है, सही। अब मेरा भाई बात समझना क्या है, बात यह है कि ये पहले तो थ्योरी पता होनी चाहिए ना, कि एक सिंपल जब तार होता है, किसी तार के अंदर करंट अगर पास हो रहा है तो इससे किसी दूरी पे जाके
जो फोर्स महसूस हो रहा होता है, देखो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, जैसे मान लो क्रॉस वाले मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है? तो क्रॉस में तुम क्या करोगे, जिधर करंट जा रहा है अपने हाथ को उधर लेके चलेगा। मान लो एक पेन जो है वो करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है कि करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है? तो हाथ अपने ऊपर की तरफ लेके चले जाओ और जो ये साइड है यहाँ से थप्पड़ मारते हो, समझ रहे हो? मतलब थप्पड़ ये वाला जो मारते हो वो साइड को तुम्हें लेके जाना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर निकल ली है, तो तुम तार हाथ को ऐसे रखोगे, तो बोर्ड के बाहर आ जाएगी। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रही है, तो तुम हाथ को ऐसे रखोगे, ठीक है? अभी फिलहाल क्या मैंने क्रॉस बनाया, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंदर जा रही है, क्रॉस का मतलब अंदर अंदर, तो ऐसे रखेंगे, हाथ ऐसे बंद करेंगे, अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, यानी कि फोर्स किधर की तरफ, ठीक है? तो यहाँ समझना क्या है, जो एडी वाला पार्ट है, ए से लेके डी वाला पार्ट, इसमें करंट नीचे जा रहा है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में क्या लिखी है, क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड के कैप में लिखी है। के कैप का मतलब क्या होता है, प्लेन से बाहर की तरफ, ठीक है? तो यानी कि समझना क्या है, करंट नीचे की तरफ है, प्लेन के बाहर की तरफ जब करेंगे, जैसे तुम्हारे हिसाब से समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैं अपने हिसाब से देखूंगा अपनी कॉपी पे, तो करंट नीचे की तरफ है, बाहर करेंगे तो क्रॉस जो आएगा वो इधर आएगा। तुम लोग भी ट्राई करके देखना, इधर की तरफ आएगा, यानी कि फोर्स इधर लग रहा होगा ए डी की वजह से, ठीक है? सेम इसमें जो फोर्स लग रहा होगा इधर लग रहा होगा एफ बी सी की वजह से, सही है? इनकी वैल्यू निकालते हैं। देखो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स बराबर में होता है बी आई एल और साइन थीटा होता है। साइन थीटा का मतलब एल और क्या नाम है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होता है, जो कि 90 डिग्री है, तो साइन 90 का मतलब 1 हो जाएगा, उसे हटा देंगे, ठीक है? बी आई एल समझना, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। अब बात समझो मेरा भाई क्या है, ये वाला जो तार है, ये वाला तार, ये वाला तार कहाँ पर है एक्स में, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना एक्स के हिसाब से, तो ये वाला तार एक्स में कहाँ पर है, 2 मीटर पर है, ठीक है? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू निकालने के लिए समझना बात क्या, बी की जगह पर लिखोगे, देखो 0.2, फिर ब्रैकेट लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर प्लस लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर मल्टीप्लाई में एक्स है, और ये एडी वाली लाइन एक्स में कहाँ पर है, 2 मीटर पे, यानी कि यहाँ पर 2 कर दोगे, ठीक है? सही। अब मल्टीप्लाई में करंट कितना था, 0.5 एम्पियर के बराबर, और लेंथ, तार की जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, जिसे चेंज करने पर आ जाएगा 0.5। सही, सही है। अब समझो अंदर क्या हो जाएगा, देखो पहली बात तो ये पॉइंट को हटाने पे नीचे 0 बनता है, ये वाले पॉइंट को हटा के भी नीचे 0 बनता है, 5 1 5 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, इस 2 से ये वाले 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आ गया, पॉइंट हटा के नीचे एक और 0 हो जाएंगे, सही है? अब ये नीचे के दोनों 0 रोक लेते हैं, ठीक है? तो क्या बचा, ऊपर 5 बचा है, और नीचे 10 मल्टीप्लाई में 10 यानी कि 100 बचा है। ब्रैकेट के अंदर समझना, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ दो 5 हो जाएगा, 5 हो गया। तो ऊपर तुम्हारा हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई में 100, ठीक है? देखा 25 डिवाइडेड बाई में 100 आ जाएगा। 25 डिवाइड में 100 का मतलब कितना होता है, 0.25 न्यूटन, ठीक है? ये तुम्हें फोर्स पता चल गया ए बी की वजह से, सही है? अब समझना बात क्या, अब अगले वाले समझते हैं बीसी की वजह से, अगले वाले पेज पे आते हैं। ठीक, अब समझना क्या है, अब बीसी वाली की वजह से समझते हैं, बीसी वाला तार कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है? इसकी वजह से जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, एफ बी सी, फोर्स बी सी, ठीक है? वैल्यू क्या होती है, बी आई एल साइन थीटा के बराबर। बी का मतलब क्या था, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड थी, जिसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 0.2, और ब्रैकेट में क्या था, 1 प्लस में 2 इंटू एक्स। अब की बार एक्स समझना क्या है, इस बार जो एक्स होगा वो देखो बीसी वाली लाइन कहाँ पर है, बीसी वाला तार ये ना, ये ना, ये एक्स में कहाँ पर होगा, नीचे जाके देख लो, यहाँ पर है। अब ये कैसे पता करें, देखो अगर ये 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ पर कितना गए तुम, जितना ये तार है, और ये तार कितना है, 50 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 मीटर के बराबर। ये 2 मीटर और 0.5 मीटर को जोड़कर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2.5 मीटर, ठीक है? तो यहाँ पर एक्स की जगह पर आ जाएगा इस बार 2.5, ब्रैकेट क्लोज, करंट की जगह पर 0.5, तार की जगह पर भी 0.5, ठीक है? देखो हो जाएगा 0.2, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, देखो 2.5 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होता है, 5 में 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 6, ठीक है? और क्या लिखा हुआ था, 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5। ये पॉइंट को हटा के नीचे 0 बनाते हैं, 2 1 2, 2 2 जा, ठीक है? पॉइंट हटा के नीचे 0 बना लो, और ये 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या है, और अगर ये वाले को 0 कैंसिल करोगे ऐसा हो जाएगा, 5 बंदा, और ये हो जाएगा 5 2 जा, 2 1 जा, और 2 3 जा, यानी कि फाइनली क्या बच रहा है, फाइनली बच रहा है 3 डिवाइडेड बाई में 3 डिवाइडेड बाई में 10, ठीक है? उस 2.5 पिछला वाला कितना था, 0.25, और 3 डिवाइड बाई 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.3, ठीक है?
तो इतना हो गया, ये भी इतना न्यूटन आ गया और वो भी न्यूटन में आ गया। सही है। तो ये तो वैल्यू याद रखना। अब समझना मेन मुद्दे वाली बात। मेन मुद्दे वाली बात ये है, अब ये जब डीसी का तुम निकालोगे, डीसी पे कितना फोर्स लग रहा है, पास होना क्या है, डीसी ऐसे जा रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डॉट वाली, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डॉट वाली। टाइम बचाता हूँ मैं तुम्हारा और बात समझाता हूँ क्या। देखो बात है कि अगर तुम इस तार पे जब इधर से यानी कि डी वाले पॉइंट से सी वाले पॉइंट पे जाना शुरू करोगे, तो करंट आगे की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, करंट उधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। जब क्रॉस करोगे तो अंगूठा कहाँ पर जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। इसमें फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, इस वाले में फोर्स ऊपर वाले की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, अब पास समझना क्या है, डी वाले पॉइंट से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती चलेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, 0.2 ब्रैकेट पे था 1 + 2x था। यानी कि जब तुम आगे बढ़ते जाओगे, जैसे यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे बी की वैल्यू चेंज होती चलेगी और मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ती चलेगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू तुम बढ़ाओगे ना, अगर इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती चलेगी। यानी कि पहले मैग्नेटिक फील्ड इतनी थी, फिर इतनी, फिर इतनी, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा उस पर फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, और सेम जो एडी वाला पॉइंट है, एडी वाला तार, एडी वाले पे भी ये होगा कि एडी वाले पे यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू जो होगी वो बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी। ठीक है, लेकिन एक बात समझना क्या है, जैसे जैसे ए से तुम बी पे जा रहे हो, वैसे तुम डी से सी पे भी तो जा रहे हो। यानी कि जैसे वैल्यू ऊपर वाले की बढ़ेगी वैसे नीचे वाले की बढ़ेगी, तो हर बार वो आपस में फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहेंगे, करते रहेंगे। यानी कि जो फोर्स ए बी का है वो इक्वल है फोर्स डी सी के, और उनकी वजह से कितना कर देंगे हम लोग, उसे जीरो कह देंगे सीधा, क्योंकि कैंसिल करके आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो टोटल फोर्स लग रहा है इस पूरे तार पे वो खाली दो लोगों से लग रहा है, एक तो बीसी की वजह से और एक एडी की वजह से। ठीक है, फोर्स ऑफ एडी और फोर्स ऑफ बीसी, और तुम वैल्यू निकाल ही चुके हो। बीसी की वैल्यू 0.3 है और एडी की वैल्यू कितनी है, 0.25 है। ठीक है, बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं, तो कहाँ पर कर लेंगे, पर इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। यानी कि जो नेट फोर्स लग रहा है, एफ नेट लग रहा है, वो कैसे आ रहा है, देखो इनकी वजह से तो कैंसिल हो गया ना, एडी वाला और नीचे वाले इनसे कैंसिल हो गया, ये साइड वालों की वजह से बचा है। एक फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट है, तो दोनों को माइनस करेंगे। बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बड़ा कौन है 0.3, इसमें से माइनस कर देते हैं 0.25। ठीक है, 3 को 30 भी लिख सकते हो, है ना, तो ये हो जाएगा 0.05 न्यूटन के बराबर। क्वेश्चन में जो आंसर दिया है, आंसर वो तुम्हें मिली न्यूटन में देना है। मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ कैसे देंगे, देखो यहाँ से जीरो कैंसिल करने पे नीचे 2 0 बन गए। ठीक है, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन लगा देते हैं, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऊपर 50 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 10⁻3। 10⁻3 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई में 10⁻³ और 10⁻³ को क्या कहते हैं, मिली न्यूटन। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 50, क्योंकि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था ना, तो तुम्हें यहाँ पर लिख देना है ऐसे करके 50, इंटीजर में यहाँ पर लिख दोगे ऐसे करके 50। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। अब इसके बाद का कोई क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ नहीं है, टफ ये भी नहीं था, बस खाली अप्रोच था एक छोटा सा। तो देखो अगली चीज़ क्या है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज B1। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, यानी कि एक सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है। इसकी रेडियस को हम लोग R मान लेते हैं। ठीक है, तो B1 की वैल्यू क्या होती है, B1 की वैल्यू होती है देखो μ0I डिवाइड बाई में 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, ये B1 की वैल्यू होती है। सही, आगे देखते हैं क्या है। आगे कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज √3 टाइम ऑफ दिस रेडियस। ठीक है, तो जो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है वो उसकी रेडियस के √3 टाइम्स है। ठीक है, तो समझते हैं बात के, अगले पेज पे करते हैं। तो देखो यही सर्कल लूप था, यही सर्कुलर लूप है। ठीक है, यही सर्कुलर लूप है, ये इसका सेंटर है, इसकी जो रेडियस थी वो क्या थी, R थी। ठीक है, अब बंदा कह रहा है कि इसके सेंटर से तुम किसी एक्सियल पॉइंट पे जाओगे और वो एक्सियल पॉइंट जो x होता है उसे तुम क्या कह दोगे, वो उस रेडियस का √3 टाइम है, यानी कि √3 टाइम्स ऑफ उस रेडियस के। इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रही होगी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, उसे B2 कह देते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है पता है, एक्सियल पॉइंट पे इसका फॉर्मूला होता है, जैसे तुम्हें फॉर्मूला डायरेक्ट मतलब लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला होता है μ0I R² डिवाइड में लिखता है 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में R² प्लस में x² 3/2। बस तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो बाकी काम आसान है। देखो μ0 हो जाएगा, I हो जाएगा, R का मतलब रेडियस है तो जो कि R ही है। ठीक है, नीचे हो जाएगा 2, रेडियस की जगह पर दोबारा R² रहेगा, प्लस x का मतलब क्या था, x का मतलब था उसके सर्कल के एक्सेस पे कितना दूर जाना है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है √3 टाइम्स ऑफ उस रेडियस के, यानी कि √3 R लिख देंगे x की जगह पर। और x का जब स्क्वायर करते हैं, देखो x का मतलब ये, इसका जब स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और R का स्क्वायर R² हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या लिख देंगे 3R का स्क्वायर, इस पूरे का ब्रैकेट पे क्या लिखा हुआ है 3/2। सही है, इसके बाद देखना क्या है, वैसे कैलकुलेशन टाइप का अंदर देखो R² 3R² मतलब अंदर हो जाएगा 4R
स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है, इसके बारे में अलग से समझते हैं, ठीक है। 4r स्क्वायर की पावर जो 3/2 लिखी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा 3 मल्टीप्लाई में 1/2। इस पावर को ऐसे ब्रेक कर सकते हो ना, 3 मल्टीप्लाई में 1/2। और उस 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब रूट होता है। तो तुम कह सकते हो अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर की होल पावर 3, ठीक है। 4 का रूट 2 होता है और r स्क्वायर का रूट खाली r होता है। इस पूरे की पावर आ जाएगी 3, और इसकी पावर 3 करके क्या आने वाला है तुम्हें पता ही है, 8r की पावर 3, ठीक है। 2 की क्यूब क्या होता है? 8 होता है, और उसका हो जाएगा r की पावर 3। तो देखो क्या हो जाएगा, b2 बराबर, b2 बराबर में होने वाला है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड में 2, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 8 और r की पावर 3, ठीक है। इसका क्यूब करने पर हो जाएगा 8r की पावर 3, वही मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। 2r में से एक r कैंसिल हो जाएगा, नीचे अब आंसर क्या बचा? देखो बचा म्यू नॉट आई बाई 16r, ठीक है। तो तुम्हें b1 पता चल गया, b2 पता चल गया। अब करना क्या है तुम्हें? b1 बाई b2 पता करना है, यानी कि दोनों को डिवाइड करना है। जब b1 को डिवाइड करते हैं b2 के साथ में, तो ये इक्वल होता है, ऊपर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r, और नीचे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 16r, ठीक है। तो ये म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, 16 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 16/2, यानी कैंसिल करके हो जाएगा 8/1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, हैज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द बी एज वेल एज द परपेंडिकुलर ऑफ द बी, द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी। देखो बात क्या है, बात देखो ऐसी है मित्र कि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये मान लो एक्स एक्सिस है, और ये वाला जो है वो वाई एक्सिस है, और ये वाला जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस यहाँ पर भी है, सही है। देखो मेरी बात समझना, थोड़ी सी इसमें विजुअलिटी चाहिए तुम्हें, ठीक। जैसे मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, प्लस का ले लेते हैं, प्लस का चार्ज पार्टिकल है। इस पर क्या होगा, फील करना। इसमें बंदा कह रहा है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हें नहीं दे रखी, तो तुम अपने पास से मान लो, मेरे को मान लो कि मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना दी, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी के कंपोनेंट है दरअसल, और जो इसके कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी है, यानी कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में भी कुछ कंपोनेंट है, और इसके जो है परपेंडिकुलर भी कंपोनेंट है। यानी कि समझो बात की, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके जा रही है, ऐसे ऐसे समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है, तो एक तुम्हारे पास चार्ज है, चार्ज के दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट कॉस थीटा साइन थीटा होता है। तो चार्ज पार्टिकल एक बार तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जा रहा होगा, अलोंग लिखा हुआ है, और क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी कि ऊपर ले लो या तो नीचे ले लो। तो मैंने ऊपर ले लिया पॉजिटिव, समझ में आ गया। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक तो हो जाएगा एक्स एक्सिस में, यानी कि उसे v1 कर देते हैं, और एक हो जाएगा वाई एक्सिस में, उसे v2 कर देता हूँ, स्क्वायर नहीं v2, ठीक है, v1 और v2, सही है। अब समझना बात क्या है, अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जा रहा होता है, तो उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगता है, वो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या, न्यूटन का नियम लगेगा। अगर कोई बंदे पे अगर कोई फोर्स नहीं लगता है, तो वैसे ही मूव करता रहेगा जैसे वो मूव कर रहा है, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो सीधा तो जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता रहेगा, बिना कुछ चेंज करे, बिना स्पीड के, बिना एक्सीलरेशन के, वो सीधा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो आगे तो जा ही रहा है, तुम्हें इसका रास्ता बताना है कैसा होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, हेलिकल, सर्कुलर, ठीक है, ऐसे करके। तो एक चीज समझना, ऊपर वाले की वजह से क्या होगा, जो बंदा ऊपर जा रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ हाथ लेके जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ मोड़ता है, तो क्रॉस करने पे अंगूठा अंदर जाता है, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल पे अंदर की तरफ लग रहा होगा फोर्स। समझना बात क्या है, कोई बंदा ऊपर जाना चाह रहा है और कोई उसे पीछे से खींच रहा है, तो ऊपर जाते जाते से पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, ऐसे समझ लो, ऐसे करके देखो, तो कोई बंदा ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते कोई बंदा मेरे तरफ से कोई खींचने लगे, तो ऊपर जाते जाते कोई खींचेगा तो ऐसे मुड़ जाएगा नहीं, ठीक है, तो वो इधर आके इसके मुड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो सर्कुलर गोल गोल घूमेगा, तो गोल घूमेगा कैसे, ये जो ऐसे करके ऊपर जा रहा था, फिर गोल जाके ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या करना है, तुम्हें इसे आगे भी लेके जा रहा है, क्योंकि कंपोनेंट आगे भी तो है, तो गोल घुमाते हुए जब इसे आगे लेकर जाओगे, तो ऐसे करके स्प्रिंग जैसा कुछ बनना होगा, और जो ये स्प्रिंग होती है इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हेलिक्स, ठीक है, क्या कहते हैं, हेलिक्स, ठीक है। तो इसे कहते हैं हेलिकल पाथ आ रहा है तुम्हारे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, हेलिकल पाथ विद द एक्सिस अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। हेलिकल पाथ जो बन रहा है वो किसके अलोंग बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उधर की तरफ तुम्हारा हेलिकल पाथ जा रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने का, ठीक है। 2011 में पूछा आईटी ने, उसके बाद जेईई मेंस में पूछा है, उसके बाद आपके तुम्हारे बोर्ड में भी आने वाला है और नीट में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना क्या क्वेश्चन कह रहा है। जैसे कि एक तार, जो सामने डायग्राम बना हुआ है, एक तार करके बाउंड कर करके तुमने से करके एक बंडल टाइप का बना दिया, ठीक है। वो बंडल में जो इनर रेडियस है उसकी जो स्मॉल ए है, और जिसकी आउटर रेडियस है वो बड़ा स्मॉल बी है, ठीक है। इसके अंदर करंट ऐसे करके गोल गोल घूम रहा होगा और दूर जा रहा होगा। इससे को बात क्या है, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है।
आर नीचे आ रहा है, जैसे कि सेंटर से तुम जितना दूर हटते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड वैसे वैसे जो है चेंज होती जाएगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड हर वायर के लिए अलग अलग होने वाली है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर सीधा फॉर्मूले से तो काम नहीं चलेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से पहले जो बात काम आने वाली है वो मैं पहले निकाल लेता हूँ। देखो बात क्या है कि देखो जो तार जो घूम रहे हैं, नंबर ऑफ फेरे टोटल n फेरे, ठीक है। नंबर ऑफ फेरे टोटल n है, वाली की n बार गोल गोल घुमा रखा है। जैसे यहाँ पर देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसे में 12 बार गोल गोल घुमा रखा है, ऐसे उन्होंने कहा कि n बार घुमा रखा ऊपर, ठीक है। अब जो n है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, a से शुरू हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, b पे। अगर तुम्हें दूरी निकालनी तो कितनी हो जाएगी, देखो b में से अगर तुम a को माइनस कर दोगे तो बाकी का जो पार्ट बचेगा वही वाला पार्ट बचेगा जिसमें नंबर ऑफ फेरे n है ना। यानी कि b माइनस a के अंदर टोटल नंबर ऑफ फेरे n है। तो यूनिट 1 के अंदर कितने हो जाएंगे, n डिवाइडेड बाई में b माइनस a हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद समझना बात क्या, क्योंकि तुम्हें इंटीग्रेशन करना है तो दरअसल क्या होता है, क्या करना पड़ेगा, तुम्हें छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। जैसे मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है रेड वाला, ठीक है। और ये सेंटर से कितना दूर है, ये सेंटर से टोटल x दूरी पर है, ठीक है। टोटल x दूरी पर है। और जो इसकी थिकनेस है, थिकनेस जो है इसकी थिकनेस को मान लेते हैं हम लोग dx। इसकी थिकनेस कितनी है, dx के बराबर, ठीक है। dx थिकनेस के अंदर जो नंबर ऑफ फेरे होंगे वो क्या होंगे, वो dn होंगे। dn मतलब छोटे से नंबर ऑफ फेरे, ठीक है। अब समझ रहे हैं छोटे से फेरे कैसे निकालेंगे। तो मैंने निकाल लिया कि यूनिट के अंदर कितने नंबर ऑफ फेरे हैं, एक के अंदर n बाई बी माइनस ए, ठीक है। तो dx के अंदर कितने हो जाएंगे, dx के अंदर हो जाएंगे n डिवाइड में b माइनस ए का मल्टीप्लाई कर देंगे dx के साथ। dx मतलब वो छोटी सी लेंथ है, ठीक है। उसके अंदर कितने नंबर ऑफ फेरे टोटल ये आ गई। तो ये किसके बराबर है, छोटे वाले dn के बराबर। dn का मतलब छोटे से नंबर ऑफ फेरे, ठीक है। अगली बात क्या करना है, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी सेंटर पे। तो इस रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर होगी वो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि पूरी की वजह से पूरा बी बनेगा, छोटे की वजह से छोटा सा बी बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है देखो नंबर ऑफ फेरे लिख देता है, क्योंकि नंबर ऑफ फेरे तो यहाँ पर लिखेंगे dn, ये छोटे से नंबर ऑफ फेरे मल्टीप्लाई में फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई में 2 टाइम्स ऑफ आर। आर का मतलब है सेंटर से कितना दूर है, सेंटर से x दूरी पर है, ठीक है। dn की वैल्यू कितनी है वहाँ पीछे से उठा के रख दो, dn की वैल्यू, dn का मतलब वैल्यू हो जाएगा n ds डिवाइड में b माइनस ए, n dx डिवाइड बाई में b माइनस का a। ये पूरा dn की जगह पर हो गया। मल्टीप्लाई में म्यू आई लिखा है, आई लिखा है, डिवाइड में 2x लिखा है, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ भी लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वहाँ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबको जोड़ना है ना। db का इंटीग्रेशन b हो जाता है। इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो बाहर कर दो, n कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, डिवाइड में b माइनस a भी कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई में 2 भी कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा, ऊपर बचेगा dx और नीचे बचेगा x, क्योंकि x क्या है, वो रिंग है। और रिंग क्या करोगे, एलिमेंट पहले नीचे से शुरू करोगे और एलिमेंट ऐसे करते 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 ऊपर तक के एलिमेंट बनाओगे, ठीक है। छोटी सी रिंग जैसे होता है प्याज को कभी काट के देखा होगा, इसमें पहले छोटा छल्ला होता है, बाद में बड़ा छल्ला, ऐसे करते हुए बड़े बड़े छल्ले बनते चले जाते हैं। तो पहले छोटे छल्ले की जो एक लेंथ निकालोगे वो छोटी सी रिंग है जिसे हमने dx थिकनेस मारी है, और सेंटर से जो दूरी है उसकी वो कितनी हो जाएगी x, ठीक है। ऐसे करते करते जब तुम सारे छल्लों को जोड़ दोगे तो पूरा का पूरा प्याज तैयार हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसका लिमिट कहाँ से, यानी कि x कहाँ से शुरू हो रहा है, x देखो a से शुरू होगा, यहाँ से a से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म होगा, जाके b पे खत्म होगा, ठीक है। तो लिमिट a से लेके b तक की, ठीक है। और पता है dx बाई x की जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, dx बाई x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln, एंड डिवाइड बाई में 2b माइनस है, ये तो आगे लिखा था, ठीक है। उसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ln, ठीक है, ln x। और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक। एक बार ln की जगह पर x की जगह पर तुम क्या करोगे, b रखोगे। एक बार x की जगह पर b रख देते हैं, फिर माइनस करके ln एक बार a रख देंगे। और जब बीच में माइनस लिखा होता है तो तुम्हें याद एक फॉर्मूला होता है कि दोनों को डिवाइड कर देते हैं, a माइनस b को क्या करते हैं, a डिवाइड बाई में b, ठीक है। बस ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इतना b पहले आया था ऊपर, तो b बाई a, पहले b लिखा था बाद में a लिखा था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर a सही। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फील्डिंग मतलब फील्ड पैटर्न गिव इज द वैलिड फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल अ मैग्नेटिक फील्ड। समझना बात क्या है, इन चार में से कौन सा वाला पैटर्न है जो कि मैग्नेटिक फील्ड भी दिखा रहा है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखा रहा है, ठीक है। तो बात समझो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मतलब समझो क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हो, ठीक है। दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यानी कि अपना वो वाली क्या नाम है, इंड्यूस वाली, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। टू टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में तुमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में 2 चैप्टर में, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कभी भी सर्कुलर लूप नहीं बनाती, ठीक है। डज नॉट क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप नहीं बनाई।
लेकिन इंड्यूस वाला क्या करता है, इंड्यूस वाला जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से चेंज होती है, तो वो क्या करती है, वो क्लोज लूप बनाती है, ठीक है, ये क्लोज लूप बनाती है। और क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझना है, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बना सकती है, ठीक है। तो देखते हैं बात क्या है। पहले वाले में क्या हो रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन दिखा रखा है कि चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके बाहर निकल गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो सही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से सही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को तो एक लूप बनाना होता है ना। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो ऐसी गलत होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए लूप नहीं बनना है, ठीक है। अब डी वाले को समझते हैं क्या है, डी वाले में लूप तो बन रहा है, सही है, ठीक है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है, ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर के हिसाब से देखोगे तो तुम्हें गलत लगेगा, क्योंकि उसमें मैंने यही बताया था कि कभी वो क्लोज लूप नहीं बनाते, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, ठीक है। लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जो टाइम के हिसाब से चेंज होती है, उसमें क्लोज लूप बन सकता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आईटी 2011 का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर का मतलब क्या है कि सामने एक पेज पे नहीं है, ये 3D डायग्राम है। 3D डायग्राम में क्या कह रहा है कि एक फिगर है तुम्हारे पास, देखो मेरी बात सुन के मैं तुम बता दूं कि ये जो फिगर बनी है ऐसी बनी है, जैसे ऐसे ऐसे टाइप का पेपर है कुछ, नहीं मैं ऐसे ऐसे टाइप का कुछ पेपर बना हुआ है, ठीक है। अब इसके क्या कर रहा है, इसके ये ऐसे रख देता हूँ जमीन पे, ठीक। तो ये एक्सिस है, ये तार कैसे ऐसे करके आया जमीन से नीचे, ऐसे इसके कॉर्नर पे तार खाली आ रहा है, इनके कॉर्नर पे तार जा रहा है, और कॉर्नर में तार में करंट मूव कर रहा है, ठीक है। इसके इस वाले पॉइंट पे हवा में जो पॉइंट है, यानी कि इसके सेंटर से इस दूरी पे जाके ऊपर की तरफ इस पॉइंट पे जाकर तुमसे पूछा है कि बताना है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की खाली डायरेक्शन के बारे में बताना है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उससे मतलब नहीं, ठीक। तो देखो क्या करेंगे, तो देखो बात क्या है कि एक अगर तुम एक तार का एलिमेंट इधर ऐड कर दो ऐसे करके, और एक और तार का एलिमेंट ऐसे ऐड कर दो, एक में तार जो है ऐसे कर दो, एक में करंट ऐसे कर दो, समझ लो। एक क्लोज लूप है बनाने की कोशिश करो, ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 3D डायग्राम है। तो मैंने करा क्या, देखो तार खाली ऐसे जा रहा था, ऐसे और ऐसे करंट जा रहा था, ठीक है। इसमें यानी कि जेड एक्सिस में कोई भी करंट नहीं था, तो तुमने क्या करा, एक करंट को ऐड कर दिया एक डायरेक्शन में ऐसे करके, एक में एक डायरेक्शन में ऐसे कर दो करंट को ऐड, एक को उस डायरेक्शन में ऐड कर दो, ठीक है। तो दोनों से एक लूप बन जाएगा, एक नीचे एक पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक, और एक ऊपर की लूप कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस वाले लूप की वजह से, यानी कि जो ये वाला प्लेन है, इस वाले की लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके सेंटर यहाँ पर पी वाले पॉइंट पे, वो इस तरफ बनेगी, उसको कह देते हैं B1। और जो नीचे वाला है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ऊपर बनेगी, ऐसे बनाते हैं, एक की वजह से इधर बनी B1 और एक की वजह से ऊपर बनी, उसका नाम क्या हो जाएगा B2। दोनों की वैल्यू सेम होने वाली, क्योंकि दोनों की इस पॉइंट से जो दूरी है वो सेम है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी भी B कह देते हैं और उसकी भी B कह देते हैं, सही है। और जिसका आंसर आएगा रिजल्टेंट वो उसके बीच में होगा, जो बी नेट होगा उसके बीच में होगा। हमें डायरेक्शन की बात करनी है, ठीक है। तो वो कुछ आई कैप में भी है और प्लस में जे कैप में भी है, दोनों डायरेक्शन में। अब तुम्हें खाली डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन के लिए तुम्हें क्या आई मतलब बी कैप बताना पड़ता है ना, डायरेक्शन वेक्टर खाली। तो डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, ऊपर लिखते हैं वेक्टर बी वेक्टर और नीचे लिखते हैं बी का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस में जे कैप, क्योंकि आई कैप में भी है थोड़ी सी और थोड़ी सी जो है वाई कैप वाई में भी, यानी कि जे कैप में भी है। और नीचे क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ इसके कांस्टेंट का स्क्वायर और साथ में इसका स्क्वायर, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा √2, यानी कि आई कैप प्लस में जे कैप और नीचे हो जाएगा √2। बस यहाँ से आगे देखते हैं अगला एट द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। द पार्टिकल ईच ऑफ द मास m एंड द चार्ज q आर अटैच टू द टू एंड ऑफ अ लाइट rigid body of a length 2l. The rod is rotated at the constant angular speed about the perpendicular axis through the passing through its center. The radius, the ratio of the magnitude of the magnetic moment in the system and the its angular momentum. What is the center of the rod? देखो बात क्या है, बात ये बंदा कह रहा है कि एक रॉड है तुम्हारे पास, ठीक है। अब वो जो रॉड है, मेरी रॉड, ये रॉड, रॉड के एक पॉइंट पे एक चार्ज लगा पड़ा है और एक दूसरे पॉइंट पे चार्ज लगा हुआ है। दोनों चार्ज की वैल्यू Q और Q है, दोनों का जो मास है वो भी सेम है, M और M। क्वेश्चन में कह रहा है इसके सेंटर के अबाउट, सेंटर यानी कि सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर, अबाउट इसे गोल गोल घुमाया जाता है, यानी कि ओमेगा स्पीड से इसे गोल गोल घुमा रहे, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, एंगुलर अगर गोल गोल घुमाओगे तो इसकी दो चीज़ें इसमें निकालनी है। पहली चीज, दो चीज़ों का रेशो बताना है, द रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। एक तो तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशो बताना है, मैग्नेटिक मूवमेंट, और डिवाइड बाई उसकी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को एल कहते हैं, ठीक है। इन दोनों का तुम्हें क्या बताना है, रेशो बताना है, ठीक है। अब ये रेशो बताने से पहले हम निकाल लेते हैं रेशो कैसे निकालते हैं। देखो बात होता है मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है कभी भी एक तार का, एक तार किसी का जब मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, करंट नहीं सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट,
मैग्नेटिक मोमेंट इसका फॉर्मूला होता है आई डॉट में ए, आई का मतलब करंट होता है। देखो इसमें जो करंट मूव कर रहा होगा कैसे मूव करेगा, जब कोई सर्कुलर गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, तो करंट बराबर में क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाई में टाइम होता है, और सर्कुलर के लिए जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं, टू पाई बाई ओमेगा। बाई में जो ओमेगा है वो ऊपर चला जाएगा बाई ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा का मतलब क्या होता है, टू टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो करंट कह सकते हैं ऐसे करके, क्या नाम है, क्यू मल्टीप्लाई में ओमेगा की जगह पे टू टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, टू पाई से टू पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी के बराबर, ठीक है। अब इसे लाके रख देते हैं वहीं पर करंट की जगह पर, क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी बराबर पता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर में होता है ओमेगा बाई टू पाई, ठीक, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, ओमेगा बाई टू पाई। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पर लिख देंगे हम लोग ओमेगा बाई टू पाई। और एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई और बड़े वाले आर का स्क्वायर। बड़े वाला आर क्या है, बड़े वाला आर है, देखो जब ये गोल घूमेगा तो ये गोल ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, तो जो इसकी लेंथ होगी तार की, पूरी की तार की लेंथ मान लो 2L है, तो इसकी जो आधा होगा इसका रेडियस बन जाएगा L, L इसकी रेडियस बन जाएगी, इसे हम आर कह देंगे, ठीक है, जो L है उसे हम आर कहें, आर का स्क्वायर, ठीक है। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया तुम्हारा, ओमेगा ओमेगा चार्ज क्यू और आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2, सही है। अगली चीज निकालते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर के बराबर होता है। एम का मतलब मास है, वी का मतलब वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी होती है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी की जगह पर क्या सकते हो, ओमेगा इंटू आर, क्योंकि जब कुछ गोल घूम रही होती है इसका ओमेगा दे रखा है, तो ओमेगा आर करके उसकी मतलब वेलोसिटी आ जाती है, तो वेलोसिटी की जगह पर आ जाएगा ओमेगा आर और मल्टीप्लाई में एक और आर लिखा हुआ है, ठीक है, तो हो जाएगा एम बड़े वाले आर का स्क्वायर और साथ में ओमेगा, ठीक है। इनका जब तुम्हें रेशियो निकालना है तो एम बाई एल करना पड़ेगा। एम की जगह पर क्या आ जाएगा, क्यू ओमेगा आर का स्क्वायर डिवाइड में 2, और नीचे क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में ओमेगा, ठीक है। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि तुम्हारे क्या बचेगा, ऊपर चार्ज और नीचे बचेगा 2 और एम, बस हो गया आंसर। चार्ज डिवाइड बाई में 2m, ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। और अच्छा एक और बताए, अब एक और कौन सा वाला, देखो बात क्या है, आसान क्वेश्चन है कि मान लो जो डॉट बना है, डॉट क्या है, ये वायर है, वो वायर डॉट का मतलब क्या है कि जो वायर है वो तुम्हारे प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, जैसे तुम्हारा फोन है, फोन से बाहर की तरफ तुम्हारी आंखों पे जाके ऐसे करके वायर निकल रहा है, और एक और वायर है जो कि इस तरफ है, ठीक है, ये रहा, और इसका सेंटर जो है वो यहाँ पर है, पूरे की जो दूरी है वो 12 हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक का डी और यहाँ से यहाँ तक का भी डी, यानी कि पूरी दूरी 2D, ठीक है। अब पास में क्या है, एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कैसे बनती है, जैसे मान लो वायर ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, इसमें करंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अंगूठा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और जो उंगलियां होती है वो डायरेक्शन बताती है, तो देखो मेरे इस तरफ क्या होगा कि जो वायर का मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जा रही है, ठीक है, और उधर से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ जाएगी, तो इस वायर के एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है और एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है। अगर इसे ऐसे करके ऐसे कर देंगे, यानी कि एक से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी, यहाँ से ऊपर ऐसे जा रही होगी, और एक से क्या जा रही होगी, यहाँ से नीचे, ठीक है, समझना बात क्या, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, एक की वजह से क्या हो जाएगी ऊपर, और इधर वाले की वजह से क्या जाएंगी नीचे की तरफ, क्योंकि समझ लो डायरेक्शन बन गई ना इसे करके, सही है। और इस वायर से जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, सेम इसमें भी कम होती जाएगी। सेम सेकंड वायर में भी होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक तरफ क्या होगी ऊपर और एक तरफ होगी नीचे, और दूर जाने के साथ में वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तुम्हें खाली मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बताना है, ठीक है, सही है। तो एक टाइम पे यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाती है, तो देख रहे हो पैटर्न क्या दिख रहा है तुम्हें, पैटर्न जो है कैसा दिख रहा है कि एक बार जो है यहाँ से ऐसे करके ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे, तो ये कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वाला बी, सही। इसके बाद देखते हैं, बस भाई साहब इतना करने के बाद सीबीएसई वालों को तुम जो है बिल्कुल फोड़ फाड़ के आ जाओगे भाई साहब, इतना बहुत है, फिजिक्स वाला तुम्हारे साथ में जुड़ा हुआ है भाई साहब। जैसे हमने अब तक के 4 चैप्टर निपटाए वैसे ही बाकी के चैप्टर में निपटाएंगे, जल्दी जल्दी सारी वीडियो डालूंगा, और सब कुछ करने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन फिजिक्स के चुटकियों में हो जाएंगे भाई साहब। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।